बरमूदा त्रिकोण कोई दया नहीं दिखाता। हिंसक तूफान जो प्रत्याशित हैं या फिर अचानक आते हैं, यहाँ जीवन का हिस्सा है। लेकिन सबसे खराब हालात में भी मदद के लिए रेडियो संदेश भेजने का समय होना चाहिए। इसके बावजूद सैकड़ों लोग मदद की कोई पुकार लगाए बिना गायब हो गए। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि इतने सारे विमान बिना नामो निशान के कैसे गायब हो गए। सन 1945 में फ्लाइट 19 के कारण भले ही बरमूदा त्रिकोण पर बहस शुरू हो गई थी, पर इसी इलाके में तकरीबन 25 साल बाद ब्रूस गर्नन की उड़ान ने इस रहस्य में नाटकीय तरीके से नई जानकारी जोड़ दी। जब मुझे पता चला कि मैं सीधे मियामी तट के ऊपर हूं, तो मुझे एक हैरत अंगेज घटना का अनुभव हुआ। अनुभवी पायलट ब्रूस गर्नन बताते हैं कि ये त्रिकोण के साथ एक असाधारण अनुभव में बच निकले जब ये दिसंबर 1970 में 2 अन्य यात्रियों के साथ बहामास से फ्लोरिडा आ रहे थे। हमें बहामा के एंड्रोस द्वीप से उड़कर बिमिनी जाने और उसके बाद सीधे पाम बीच इंटरनेशनल जाने की योजना बनाई थी और हम ठीक 3 बजे वहां से उड़े। हल्के कुहासे वाला मौसम जल्दी ही बहुत खराब हो गया। मायामी से करीब 150 किलोमीटर दूर खाड़ी की धारा पर हिंसक तूफान बनने लगे, जिससे मजबूर होकर गर्नन ने तूफान से बचकर उड़ना चाहा, लेकिन तूफान ने इनको घेर लिया। ये साफ आसमान की तरफ भागे और तभी इन्हें अपने सामने एक छोटी सी खाली जगह नजर आई जो सुरंग की तरह दिख रही थी। इसलिए मैंने पूरी ताकत लगाई। हम इसके मुंह की तरफ तेजी से बढ़े और उस वक्त एक हैरत अंगेज घटना हुई। जैसे ही विमान सुरंग में घुसा, ये विचित्र रेखाएं बन गईं। जैसे ही गर्नन तूफान की सुरंग में घुसे, बादल विमान के चारों तरफ घूमने लगे। उसी वक्त मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो जीरो ग्रेविटी जैसा एहसास था। ये महज 10 सेकंड ही रहा। मुझे ऐसा लगा मानो मैं अंतरिक्ष में सामने फिसला जा रहा हूं और उसी वक्त तैर भी रहा हूं। वो फंस गए थे। 15 साल के अनुभव ने ही गर्नन को जिंदा बनाए रखा। ये सुरंग तकरीबन 16 किलोमीटर लंबी थी और उससे बाहर निकलने में मुझे करीब 10 मिनट लगने चाहिए थे, पर इससे बहुत कम लगे। मैं वहां महज 20 सेकंड तक रहा। मामला तब और गंभीर हो गया जब मायामी कंट्रोल टावर ने रेडियो संदेश भेजा कि रेडार पर उन्हें गर्नन का विमान नहीं दिख रहा है। मायामी मुझे खोज नहीं सका क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कुहासा हमसे जुड़ा हुआ था और साफ था कि हमारा ट्रांसपोंडर उपकरण कोहरे के पार सिग्नल नहीं भेज पा रहा था और अपनी स्थिति नहीं दे पा रहा था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि सारे नेविगेशनल उपकरण खराब हो गए थे। ये बहुत ही अजीब बात थी। आखिरकार गर्नन साफ आसमान की सुरक्षा में पहुंच गए, लेकिन कुछ तो था जो गड़बड़ था। जैसे ही मैं सुरंग से बाहर आया, नीला आसमान अजीब से सिलेटी रंग में बदल गया और हर चीज अजीब से गुच्छेदार पीले सिलेटी रंग में बदल गई। कोहरे से घिर जाने के बाद इन्हें रेडियो पर आवाज सुनाई दी। टावर ने इनकी स्थिति को जान लिया था। किसी तरह वो सीधे मायामी के ऊपर पहुंच गए थे। मेरा मायामी बीच के ऊपर होना समय के लिहाज से अजीब था। टाइमिंग के हिसाब से यह हैरत की बात थी। मायामी टावर सही नहीं हो सकता था। उन्हें अभी भी गल्फ स्ट्रीम के पानी के ऊपर होना चाहिए था। इसका मतलब था कि 3 मिनट में उन्होंने 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पार की थी। यानी इनकी रफ्तार थी 3168 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं सिर्फ 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता हूं और इतनी तेज रफ्तार और दूरी के मुताबिक तो मैं 3200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा होऊंगा। इतिहास बताता है कि गर्नन इस अजीब चुंबकीय कोहरे में उड़ने वाले पहले पायलट नहीं थे। सन 1927 में एक और माहिर पायलट ने एक अजीब से कोहरे की वजह से अपने उपकरण नाकाम होने और उसके कंपास के घूमते रहने का दावा किया था। उनका नाम था चार्ल्स लिंडबर्ग। लिंडबर्ग 1927 में क्यूबा से वापस उड़ रहे थे और वो रात का वक्त था। वो वहां से सीधे सेंट लुइस तक उड़े। जब वो फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के ऊपर पहुंचे, मैंने जहां ये अनुभव किया था
वहां से शायद 64 किलोमीटर दूर तो उन्हें एक अजीब कोहरा दिखा। उन्होंने अपनी आखिरी पुस्तक में इसके बारे में लिखा। 40 साल तक उन्होंने इसे छिपाए रखा, किसी को नहीं बताया, और मेरे ख्याल से वो खुद नहीं समझ पाए कि वो क्या था। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कोहरा ही बरमूदा त्रिकोण के भीतर छिपा वो कातिल है जो कप्तानों को पानी की कब्रों में भेज देता है? इस घटना की वजह क्या होगी? कुछ लोग मानते हैं कि ये कोहरा बरमूदा त्रिकोण के भीतर दबे शक्ति के एक गुप्त स्रोत की वजह से पैदा होता है।